Hello and welcome to the Sardana Academy. Today we are going to discuss about the medieval Indian history. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में डिस्कशन किया था और पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम लोगों ने वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन किया और फिर आज जब वर्धन वंश के लास्ट रूलर हर्षवर्धन की डेथ हो गई 647 एडी में, उसके बाद इंडिया में छोटे छोटे से डायनेस्टीज़ का डेवलपमेंट होता है हर जगह पर, रीजनल लेवल पर। और फिर इस छोटे छोटे से डायनेस्टीज़ को राजपूत राजवंश कहा जाने लगता है। और अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में हम लोग राजपूतों को ही डिस्कस करते हैं और इसे राजपूत एरा कहा जाता है। तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है राजपूत एरा से। तो ये राजपूत थे कौन, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऑरिजिन ऑफ द राजपूत्स, पॉलिटी, सोसाइटी एंड कल्चर अंडर द राजपूत्स। तो हर चीज़ राजपूत के लिए ही हुआ करती थी, पॉलिटी हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो। बिलोंग टू दी अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल पीरियड से बिलोंग करते थे राजपूत। और ये जो टाइम था 647 एडी से लेकर के 1200 एडी तक माना जाता है। देयर वर नियरली 36 राजपूत क्लैंस। तो इंडिया में उस समय 36 राजपूत क्लैंस डेवलप हो चुके थे, जैसे चाहमान, अनहिलवाड़, गायकवाड़, सोलंकी, परमार, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। तो ऐसे ये 36 राजपूत क्लैन हैं। अब इन 36 राजपूत क्लैंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। तो जो सूर्यवंशी राजपूत क्लैंस थे वो ये सब हैं और जो चंद्रवंशी राजपूत क्लैंस थे वो ये सब हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 सूर्यवंशी, 18 चंद्रवंशी। तो सोलर रेस से बिलोंग करने वाले जैसे गहलोत, तंवर, कछवा, चौहान, प्रतिहार, तक्षक, हून, बल्ल, गोहिल, सीलर, दाबी, डोडा, बरगुर्जर, सीकरवार, दहिया, मोहिल और राजपाली, ये सूर्यवंशी थे और सोलर रेस से बिलोंग करते थे। और चंद्रवंशी या ल्यूनर रेस से बिलोंग करने वाले जैसे यदु, राठौर, परमार, चालुक्य, सोलंकी, चावरा, जाट, कट्टी, झाला, जैतवाड़, सरवैया, गौड़, गहड़वाल, सेंगर, बैस, जोहिया, निकुंपा, दाहिमा, ये सब ल्यूनर रेस से बिलोंग करने वाले थे। तो इस तरीके से टोटल राजपूत एरा में 36 क्लैंस डेवलप हुए। राजपूत्स रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द 9th to 11th centuries. The four Agnivanshi clans, namely Pratihars, Solankis, Parmars and Chauhans, rose to prominence first. Rajputs ruled more than 400 of the estimated 600 princely states at the time of India's independence in 1947. तो सबसे पहले 4 अग्निवंशीय राजपूत कुलों का उदय हुआ और इन 4 अग्निवंशीय राजपूत कुलों में मेन थे प्रतिहार, सोलंकी, परमार और चौहान। और फिर धीरे धीरे इन्होंने लगभग 400 से ज़्यादा
उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो लगभग 600 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, और इन 600 प्रिंसली स्टेट में से 400 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स क्षत्रिय राजपूतों के ही थे। The Rajput period was an era of chivalry and feudalism. The Rajputs weakened each other by constant fighting. This allowed the foreigners to embark on victorious campaigns using duplicity and deceit where military strength failed against Rajputs. Rajput or Rajputra is the regional word of Rajasthan. It means son of king. तो राजपूत का अर्थ जैसे सन ऑफ किंग होता ही है, राजा का बेटा, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो राजपूत का जो पीरियड था वो हमेशा एक शिवलरी से भरा हुआ, साहस से भरा हुआ और सामंतवादी प्रथा को बढ़ावा देने वाला था। और हमेशा राजपूत जो थे हम आपस में ही लड़ाइयाँ करते रहे। एक राजपूत वंश दूसरे राजपूत वंश से लड़ाई करता रहा और इसका फ़ायदा फॉरेन इन्वेडर्स ने उठाया, टर्क्स ने उठाया और इंडिया पर उन्होंने धीरे धीरे रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजपूत एरा बहुत ज़्यादा आर्ट एंड स्कल्पचर का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। तो ये 7th सेंचुरी का इंडिया है। इधर जम्मू कश्मीर में टक्का राजपूत राजवंश, पूरा राजपूताना प्रतिहार डायनेस्टी से भरा हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश पाला डायनेस्टी से, फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये बाना डायनेस्टी, फिर ऐसे साउथ में साउदर्न डायनेस्टियाँ थीं जैसे चोलचेर, पांड्या। तो कुछ लोग कहते हैं कि राजपूतों का उदय आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पन्न अग्नि से हुआ। वशिष्ठ जो ऋषि थे उनके अग्निकुंड से उत्पन्न हुए राजपुत्र। तो इसी वजह से आबू पर्वत को वहाँ बहुत ज़्यादा राजपूतों में ऑनर दिया जाता है, रेस्पेक्ट दी जाती है। फ़िलहाल अब आबू पर्वत पर जैन मंदिरों का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो ये आबू पर्वत पर आबू माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल है, जैन टेम्पल, और ये जंतर मंतर है जयपुर का जो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। तो ये सब राजपूत स्कल्पचर्स को ही शो करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे चौहान और अनहिलवाड़ और ये सब आपस में लड़ते रहे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहीं, लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया। राजपूत एरा में लिटरेचर में जैसे पृथ्वीराज रासो डेवलप हुआ, हमीर रासो डेवलप हुआ और विसलदेव रासो डेवलप हुआ, बहुत सारे और लिटरेचर डेवलप हुए। अब उस टाइम होता क्या था कि जो रूलर होते थे वो अपने यहाँ कोर्ट पोएट रखते थे, कोर्टियर रखते थे, उनको सैलरी देते थे, उनको इंसेंटिव्स दिए जाते थे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो अपने रूलर के खिलाफ क्यों लिखेंगे, अपने रूलर के खिलाफ क्या मतलब एक क्रिटिकल एनालिसिस क्यों डेवलप करेंगे? वो तो बहुत ज़्यादा हाइपरबोलिक टेक्स्ट डेवलप करेंगे, बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे। तो इसी वजह से उस टाइम का जो लिटरेचर है उसमें इतना ज़्यादा ऑथेंटिक उन्हें नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, उस समय के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये लिटरेचर पढ़िए और आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन अब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लगता। जैसे पृथ्वीराज रासो की ही बात कर लें हम लोग, तो पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई ने लिखा
और चंद्रबरदाई कहता है कि वो पृथ्वीराज चौहान का फ्रेंड था। दोनों का जन्म एक ही साथ हुआ, दोनों की मृत्यु भी एक ही साथ हुई। तो कहता है कि जब पृथ्वीराज चौहान संयोक्ता को अपने घर ले आए तो संयोक्ता के पिताजी जो थे कन्नौज के राजा, अनहिलवाड़ राजा जयचंद थे, उनको बुरा लगा। वो खुद अकेले अटैक नहीं कर सकते थे चौहानों पर दिल्ली में, तो इस वजह से जयचंद ने यहाँ इंडिया में गौरी को बुलाया, फॉरेन इन्वेडर को बुलाया, तुर्क को बुलाया। तो गौरी उसके इनविटेशन पर आ गया और दोनों की सेनाएं मिल करके पृथ्वीराज चौहान से लड़ती हैं। तराई के युद्ध में पहला युद्ध हार जाता है, दूसरा युद्ध गौरी उसे हरा देता है। अब गौरी उसको, अब चंद्रबरदाई यहाँ से लिखता है कि गौरी पृथ्वीराज चौहान को ले गया अपने साथ और वहाँ अपने देश गौर में उसने बंद कर दिया जेल खाने में। तो चंद्रबरदाई यहाँ से जाता है गौर, और गौर में जाकर के पृथ्वीराज चौहान को आज़ाद कराने के लिए कहता है। ये सब स्टोरी जो है पृथ्वीराज रासों में लिखी है। अब कितनी ऑथेंटिक है ये आज तक पता नहीं चला है। तो चंद्रबरदाई गौर जाता है और गौर में जाकर के देखता है कि वहाँ बहुत अनसिविलाइज्ड लोग रहते हैं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है किसी से, पढ़ाई लिखाई भी वो लोग नहीं करते, ना जानते हैं। तो उसको लगता है कि इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान है। वो थोड़ा ज्योतिष का भी जानकार था, तो थोड़े बहुत जादुई कारनामे जो हाथ की सफाई वाले होते हैं वो दिखू करके उसने लोगों का कॉन्फिडेंस गेन किया। तो ये बात मोहम्मद गौरी तक। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि चलो मिलने चलते हैं हम भी। तो वो मिलने आता है। तो जब मोहम्मद गौरी आता है तो वो ये कहता है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं सूर्य को भी छिपा सकता हूँ। और उसे ये पता था कि अगला सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है, कहाँ पड़ने वाला है। तो उसने वो डेट, वो टाइम उसको बता दिया मोहम्मद गौरी को कि तुम इतने बजे इतने टाइम पर यहाँ पर आ जाना और मैं सूर्य को छुपा दूँगा। तो सूर्य ग्रहण पड़ा, अंधेरा छाया और सूर्य छिप गया। तब फिर मोहम्मद गौरी को चंद्रबरदाई पर बहुत ज़्यादा बिलीफ हो गया कि अगर ऐसा आदमी मेरे पास हो तो मैं तो पूरी दुनिया को फतेह कर लूँगा। तो उसने चंद्रबरदाई को अपने यहाँ रख लिया और चंद्रबरदाई को हर कहीं जाने आने की इजाज़त मिल गई। तो वो ढूंढते ढूंढते एक जेल में पृथ्वीराज चौहान का पता लगा लेता है और पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी हार का बदला लेना है तो कल मैं जहाँ कहूँ वहाँ बाण चला देना। तो अगले दिन अब वो जाता है चंद्रबरदाई जाता है मोहम्मद गौरी के पास और कहता है कि हमने सुना है आपके दरबार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल शब्द सुन करके ही बाण चला लेता है, उसे बाण चलाने के लिए देखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी आंखें तो फोड़ दी गई थी। तो इस वजह से मोहम्मद गौरी कहता है हाँ है जेल में एक पृथ्वीराज चौहान। तो चंद्रबरदाई कहता है मैं उसका खेल देखना चाहता हूँ। तो गौरी कहता है ठीक है, अगले दिन हम उसका गेम रखेंगे। तो एक स्टेडियम में बड़े ऊंचे जगह पर मोहम्मद गौरी बैठ जाता है पवेलियन में, और बीच में बिल्कुल बीचों बीच स्टेडियम के पृथ्वीराज चौहान को खड़ा कर दिया जाता है। जहाँ गौरी बैठता है ठीक उसके पीछे चंद्रबरदाई खड़ा होकर के वहाँ से आवाज़ लगाता है 4 बास 24 गज है अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। तो ये बात सुन करके उसी डायरेक्शन में पृथ्वीराज चौहान तीर चला देता है और ये तीर डायरेक्ट मोहम्मद गौरी को लगता है। और तभी चंद्रबरदाई जो था, मोहम्मद गौरी तो मर जाता है, चंद्रबरदाई भागता भागता आता है, खंजर निकालता है, उससे पृथ्वीराज चौहान को मार डालता है क्योंकि उसे पता था कि अब ये जिंदा बचेगा नहीं, ये लोग छोड़ेंगे नहीं। और फिर उसी खंजर से खुद अपने आप को मार लेता है। तो इस तरीके से दोनों का जन्म भी एक समय पर हुआ, दोनों की मृत्यु भी एक समय पर हुई और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी हार का बदला भी ले लिया। तो ये लिखा है पृथ्वीराज रासों में। लेकिन एविडेंसेस से ये पता चलता है कि
1206 तक 1192 में हारा था पृथ्वीराज चौहान, 1192 में, और फिर उसको वो ले गया। फिर गौरी चंद्रबरदाई उसके स्टेट में पहुंचा और फिर महमूद गौरी को उसने उसी के स्टेट में गौर में मार डाला। और ये बात हुई होगी 1194, 95 या 96, 98 तक। महमूद गौरी की डेथ होती है 1206 में, वो भी थट्टा में। थट्टा आजकल पाकिस्तान में एक जगह है, बलूचिस्तान, तो वहाँ थट्टा है। तो थट्टा में एक विरोध को दबाने के लिए मोहम्मद गौरी जाता है और वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है 1206 में। तो कहाँ 1206, कहाँ 1198, और वो कह रहा है कि गौर में हत्या हुई, गौर में मारा पृथ्वीराज चौहान ने, और यहाँ एविडेंस मिल रहा है कि थट्टा में विद्रोहियों ने उसकी हत्या की। तो इस वजह से जो उस टाइम टेक्स्ट डेवलप किया गया वो काफ़ी हाइपरबोलिक टेक्स्ट माना जाता है। तो राजपूत एरा के बाद फिर अर्ली मिडिवल एज फिनिश हो जाती है और लेटर मिडिवल एज स्टार्ट होती है, जिसमें मुस्लिम रूल इंट्रोड्यूस होता है। और इस मुस्लिम रूल में दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी और फिर मुग़ल डायनेस्टी डेवलप होते हैं। उससे पहले कुछ अरेबिक इन्वेजन इंडिया में होते हैं। सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन जो इंडिया में हुआ वो हुआ 712 में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, सिंध की फतह के नाम से। फिर पोस्ट मोहम्मद बिन कासिम एरा रहता है 715 से लेकर के 1206 तक। इस टाइम में और मुस्लिम्स इंडिया में आते हैं, अटैक करते हैं, और ये सारे मुस्लिम्स जितने भी आए इंडिया में वो सब अरेबिक थे, सारे के सारे अरेबिक थे। वो केवल इंडिया को लूटने आते थे, लूट करके इंडिया से चले जाते थे। कभी इंडिया में आकर के रुक करके उन्होंने रूल करना शुरू नहीं किया, इंडिया को अपने कब्जे में लेकर के शासन करना शुरू नहीं किया। वो केवल लूटने के पर्पज से इंडिया पर अटैक करते थे, अरेबिक्स। अब इस टाइम गजनविद और गुरिद डायनेस्टी के लोग अरब से इंडिया आए थे। फिर 1206 में, अच्छा, मोहम्मद गौरी जो था ये अरेबिक नहीं था, ये तुर्की था, टर्किश डेसेंट का था, शम्स बनी ट्राइब का। तो अब यहाँ से टर्किश इन्वेजन स्टार्ट हुए और उसने इंडिया में रूल करना शुरू किया, इंडिया में रहना स्टार्ट किया, और यहीं से मुस्लिम रूल की शुरुआत हुई। तो दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस हुई। दिल्ली सल्तनत में ये 5 डायनेस्टीज डेवलप हुए। तो सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उमैयद कैलिफेट, मतलब अरब के उमैयद खलीफा थे, उन्होंने ऑर्डर दिया मोहम्मद बिन कासिम को कि जाओ सिंध पर अटैक करो। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में देबल में एंटर करता है 712 में। और वहाँ उसने 6000 सीरियन सैनिकों को बॉर्डर पर, सिंध के बॉर्डर पर रोक दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले देबल पर अटैक कर लिया और फिर अरब आर्मी आगे बढ़ने लगी सिंधु नदी के। ये है, देखिए, मोहम्मद बिन कासिम। हज्जाज sent many troops to punish Raja Dahir, but all failed.
At last, Muhammad bin Qasim was sent to fight against Dahir. तो हज्जाज का सन इन लॉ था मोहम्मद बिन कासिम और उसे भेजा गया कि अब तुम जाकर के लड़ाई करो दाहिर से. मोहम्मद बिन कासिम was well equipped and was containing brave soldiers. He marched towards देबल via मकरान. तो मकरान से वो देबल आता है. मोहम्मद बिन कासिम चैलेंज्ड राजा दाहिर फॉर दिस बैटल ऑफ 712. तो उस समय सिंध का राजा हुआ करता था राजा दाहिर. ये एक हिंदू राजा था और उस समय हुआ क्या था कि अरेबियन सी में एक सी वेसल राजा दाहिर ने पकड़ लिया और ये सी वेसल था हज्जाज का. तो इस सी वेसल को, इस युद्ध मतलब इस नौका पोत को, इस जलपोत को या सी वेसल को रिलीज कराने के लिए हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और कहा कि तुम जाकर के उससे लड़ो और ये सी वेसल वापस लेकर के आओ. तब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आता है, यहाँ इंडस पर अटैक करता है और दाहिर से उसकी लड़ाई होती है. इसे बैटल ऑफ देबल कहा जाता है और 712 में राजा दाहिर हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है. He was the first Muslim attacker. He was the first Muslim invader who invaded and won the territory in India. फिर उसके बाद लेकिन वो यहाँ रुका नहीं, उसने लूटपाट की और अपना सी वेसल लिया और वापस लौट गया अरब. और फिर उसके बाद उसके डेसेंडेंट जैसे सुबुक्तगीन आया इंडिया, लूट के ले गया. फिर सुबुक्तगीन की विजयों और प्रॉपर्टी से, प्रॉस्पेरिटी से मोटिवेट होकर के सुबुक्तगीन का सन महमूद गजनवी 1109 मतलब 1109 नहीं 1009 एडी में इंडिया में आता है, अटैक करता है और लगभग 17 बार उसने अटैक किए. 1009 एडी से लेकर के 1027 एडी तक 17 बार इंडिया पर अटैक किया और इंडिया को लूटा और वापस अपने देश लौट गया. तो ये था महमूद गजनवी. महमूद was a successful general and a conqueror who never suffered defeat. Apart from war, he was a patron of art, architecture and literature. His capital Ghazni was adorned with many beautiful buildings, mosques, libraries and museums and a university. In his court, scholars like Al-Baruni and Persian poet Firdausi received the patronage. Firdausi wrote the great epic शाहनामा. तो हमें उसके टाइम के बारे में शाहनामा से पता चलता है. इसके अलावा अल-बरूनी ने एक बुक लिखी जिसे किताबुल हिंद कहा जाता है. उससे इंडिया के बारे में, उस समय के आज से 1000 साल पुराने इंडिया के बारे में जानकारी मिलती है. तो ये है अल-बरूनी. अल-बरूनी वॉज अ वर्सेटाइल स्कॉलर एंड साइंटिस्ट हु हैड इक्वल facility in physics, metaphysics, mathematics, geography and history. Born in the city of Kheva near Ural in 973 AD. यूराल के पास खेवा में 973 AD में अल-बरूनी का जन्म हुआ. At an early age, the fame of his scholarship went around. And when Sultan Mahmud Ghaznavi conquered his homeland, he took Al-Baruni along with him in his journeys to India several times, and thus he had the opportunity to travel all over India during a period of 20 years. तो जब महमूद गजनवी ने
उसके खेवा पर अटैक किया तो उसकी इंटेलिजेंस को देख करके महमूद गजनवी ने उसे अपने साथ रख लिया और उसे लेकर के इंडिया पर आया, अटैक किए। हमेशा साथ साथ में रहा अलबरूनी उसके। लगभग 20 साल उसने इंडिया को बहुत ही करीब से देखा और अपने नोट्स प्रिपेयर किए। ही रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ हिज ट्रैवल्स थ्रू इंडिया इन हिज वेल नोन बुक किताब अल हिंद, which gives a graphic account of the historical and social conditions of the subcontinent. He observed that the Indus Valley must be considered as an ancient sea basin filled with alluvial. तो आज से 1000 साल पहले अलबरूनी ने बता दिया था कि ये जो इंडस वैली है जहाँ दाहिर रहता था और जहाँ अटैक हुए, ये जो एल्यूवियल बेसिस से एल्यूवियल सॉइल से भरी हुई है, तो ये कभी सी बेसिन रहा होगा, तभी ये अब एल्यूवियल सॉइल से भर गई है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन अलबरूनी ने आज से 1000 साल पहले किए। तो अब महमूद गजनवी की बात करें। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अब्बासिड डायनेस्टी, सुबुक्तगीन, a Turkish noble, acquired the adjoining part of Ghazni. His son Mahmud Ghaznavi wanted to achieve the glory of the greatest conqueror of the world. तो महमूद गजनवी सबुक्तगीन का बेटा था और उसको पूरे दुनिया का कॉन्करर बनना था, पूरी दुनिया पर उसे रूल करना था, शासन करना था। He had heard about the wealth of Indo-Gangetic plain. उसने इंडो गैंजेटिक प्लेन के वेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में सुन रखा था। सुबुक्तगीन से ही सुना और उसके पहले जो मोहम्मद बिन कासिम और अदर इन्वेजर्स आए अरब से, उनसे सुना। ही अटैक्ड प्लंडर्ड नॉर्थ इंडिया 17 टाइम्स फ्रॉम 1001 AD to 1025 AD. He believed in the jihad and plundering the region. तो जिहाद तो मुस्लिम्स से रिलेटेड है ही। He looted the rich temples and trade centers, example Siesta and Multan. He also fought with the ruler of Gaur to establish his superiority. महमूद ऑफ गौर, ये मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी। मोइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी, बॉर्न शिहाबुद्दीन, तो इसका ओरिजिनल नेम शिहाबुद्दीन था और इसको मोइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी कहा जाता है जब ये रूलर बना गौर का। ऑल्सो नोन एज मोहम्मद ऑफ गौर, वॉज सुल्तान ऑफ द गुरिद एम्पायर अलॉन्ग विद हिज ब्रदर Ghuiyat ad-Din Muhammad from 1173 to 1202, and as a supreme ruler of the Ghurid dynasty from 1202 to 1206. तो देखिए मोहम्मद गौरी जो था, इसने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई 2 बार हुई। पहली फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन, बैटल ऑफ टेराइन 1191 में हुई और फिर सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन ये 1192 में हुई। तो फर्स्ट बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया और इसे जिंदा छोड़ दिया। बस यही गलती कर दी पृथ्वीराज चौहान ने, नहीं तो इतिहास कुछ और होता। खैर
अब वो तो गलती थी आज से 1000 साल पहले की। फिर अगले साल मोहम्मद गौरी आता है डबल पावर, डबल कैवलरी के साथ, और फिर अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पर, और फिर पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसमें जो कन्नौज का अनिलवाड़ राजा था जयचंद, उसका भी हाथ था। उसने ही मोहम्मद गौरी को हराने के लिए इसको यहाँ बुलाया था कि दिल्ली पर अटैक करो, हमारी सेना तुम्हारे साथ है। तो मोहम्मद गौरी 1194 में, मतलब 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया, और 2 साल के बाद ही 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में कन्नौज के राजा जयचंद को भी हरा देता है, कन्नौज को भी जीत लेता है। तो मतलब जिसने साथ दिया उसी को हरा दिया, और उस पर भी शासन करना शुरू कर दिया। फिर मोहम्मद गौरी ने इंडिया पर 1202 तक रूल किया, और 1202 तक रूल करने के बाद ये जो आप एम्पायर देख रहे हैं, ये पूरी एम्पायर उसने डेवलप की 1202 तक इंडिया में। और फिर वो अपने देश गौर वापस लौट गया और गौर पर रूल करने लगा 1202 से लेकर के 1206 तक। तो जब वो यहाँ इंडिया से गया तो यहाँ इंडिया में उसके 3 नौकर थे, या 3 सर्वेंट, या 3 आप स्लेव्स कह लो। इन 3 स्लेव्स में ये 3 थे नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यिल्दिज, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसने इन तीनों से कहा कि तुम तीनों में जो भी सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट होगा, सबसे स्ट्रांग होगा, मैं उसी को ही इंडिया का टेरिटरी दे के जाऊँगा। तो तीनों में लड़ाइयाँ हुई, और इन लड़ाइयों में अल्टीमेटली कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत हुई और ये दोनों मारे गए। और इस तरीके से इंडिया पर अब कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल हो गया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के ही स्लेव के रूप में, गुलाम के रूप में इंडिया पर रूल करता रहा। He never declared himself as Sultan, but he was ruling over India in the name of Muhammad Ghauri. तो ये गजनी का एम्पायर। अच्छा, कुछ वर्ड हैं जो समझने चाहिए, जैसे तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री, और तवारीख का मतलब होता है कई सारी हिस्ट्रीज़, बहुत सारी हिस्ट्रीज़, अलग अलग डायनेस्टीज़ की हिस्ट्रीज़। जैसे अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत डिस्कस कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे डायनेस्टीज़ आए, तो ये तवारीख हो जाएगी। अगर एक ही हिस्ट्री की बात करें, एक ही डायनेस्टी की बात करें, तो वो तारीख हो जाएगी। कीप द फॉलोइंग डिटेल्स इन माइंड। द ऑथर्स ऑफ तबारीख लिव्ड इन द सिटी। दे ऑफन रोट हिस्ट्रीज इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। तो ये तवारीख वाले जो लोग थे, ये ऑथर जो थे, ये सिटी में रहते थे, और ये हमेशा ऐसे हाइपरबोलिक टेक्स्ट डेवलप करते थे कि जिससे उन्हें रिवार्ड मिले, पैसा मिले, मॉनिटरी गेन हो। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ख़त्म, अब हम लोग
लेटर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और लेटर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो थी ये 1206 से लेकर के 1526 तक रहती है, 1206 से 1526 तक, और इसमें 5 डायनेस्टीज रूल करती हैं। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। The Delhi Sultanate is a noble example for the glory of medieval India. Its culture, art and architecture that exists even today is praiseworthy. The Sultans of Delhi ruled for quite a long period of 320 years, during which there were achievements in different fields. देखिए ये 5 डायनेस्टी के टाइम के सब 1206 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बाय इल्बरी डायनेस्टी, 1290 में खिलजी डायनेस्टी, 1320 में तुगलक डायनेस्टी, 1413 में सैयद डायनेस्टी, 1451 में लोधी डायनेस्टी और 1526 में लोधी डायनेस्टी फिनिश हो जाती है, मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाती है। The period between 1206 and 1526 AD in Indian history is known as the Delhi Sultanate. हमने डिस्कस कर लिया है। During this period of over time, over 300 years, 5 dynasties, 32 kings ruled in Delhi. तो यही 5 डायनेस्टीज हम लोगों ने डिस्कस की। इन 5 डायनेस्टीज में 32 किंग्स 320 ईयर्स तक रूल करते रहे। तो अब सबसे पहली डायनेस्टी की बात करते हैं जो थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को कुछ हिस्टोरियंस जैसे निज़ामुद्दीन ये नहीं कहना चाहते कि ये स्लेव डायनेस्टी थी। उन्होंने इस डायनेस्टी को अर्ली टर्किश रूलर्स कहा है या इनिशियल टर्किश रूलर्स कहा है। उनका मानना था कि इन्होंने ही इंडिया में टर्किश रूल को एस्टैब्लिश किया था सबसे पहली बार, तो इन्हें स्लेव्स ना कह करके इन्हें इनिशियल टर्किश रूलर्स कहें। जबकि इन्हें स्लेव्स इसलिए कहा गया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और इसमें जितने भी रूलर्स आए वो सारे पहले वाले रूलर के गुलाम थे ही, सेवक ही थे सब। बहुत ही कम था कि ब्लड रिलेशनशिप डेवलप हुई हो, सब एक दूसरे के गुलाम ही ज़्यादा थे। तो सबसे पहला रूलर स्लेव डायनेस्टी में था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आया आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फ़िरोज़, फिर रज़िया सुल्तान, फिर मुइज़ुद्दीन बहराम, फिर गयासुद्दीन बलबन, फिर मुइज़ुद्दीन कैकुबाद। तो ये इतने सारे रूलर स्लेव डायनेस्टी के थे। 84 ईयर्स का रूल रहा स्लेव डायनेस्टी का, 1206 से लेकर के 1290 तक। तो ये स्लेव डायनेस्टी के कुछ इमेजेस हैं, जैसे कुतुब मीनार, ये टंका और जीतल, रज़िया सुल्तान, ये जो सबसे पहला इंडिया का टॉम्ब बनाया ये। तो इस तरीके से ये सब मॉन्यूमेंट्स आज भी देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला रूलर स्लेव डायनेस्टी में था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक। ऐबक ने हमेशा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमेशा गौरी के सर्वेंट के रूप में, गौरी के गुलाम या दास के रूप में, स्लेव के रूप में ही अपने आप को रिप्रेजेंट किया। 4 साल का ही रूल रहा,
ज़्यादा रूल नहीं रहा, लेकिन फिर भी कभी भी अपने आप को उसने अपना इस टेरिटरी का सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया, और इसी वजह से वो पहला सुल्तान कहलाता भी नहीं है। तो मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये बहुत ज़्यादा ब्रेव कहा जाता था। मतलब ब्रेव क्या, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूलर माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में आता है, लाहौर पर सबसे पहली जीत करता है, और लाहौर में जीतने के बाद लाहौर से उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, और लाहौर के लोगों को वो जो भी चाहते थे वो चैरिटी किया करता था, डोनेट किया करता था, दान किया करता था। तो लाहौर के लोग उसे लाख बख्श के नाम से एड्रेस करने लगे, लाख बख्श के नाम से उसे जानने लगे। फिर 1210 में 1210 में वो पोलो खेल रहा था, जिसे चौगान कहा जाता है हिंदी में। तो पोलो खेल रहा था, चौगान, और पोलो में एक हॉकी जैसी बहुत बड़ी सी स्टिक होती है जिसको घोड़े पर बैठ करके दौड़ते घोड़े से बॉल को हिट करते हैं। तो पोलो खेल रहा था, तो अचानक से पोलो खेलते खेलते घोड़े से गिर गया, घोड़ा उसके ऊपर से गुजर गया, वो दुनिया से गुजर गया। तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई। और क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि हु डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर है। चलिए थोड़ा टाइमलाइन पर देख लेते हैं कि 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन हुई। मोहम्मद गौरी ने राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान को हराया बैटल ऑफ टेराइन में। फिर 1193 में ऐबक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अधिकार क्या कर लिया? ऐबक को उसने यहाँ पर छोड़ दिया कि तुम अब देखो संभालो। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑक्यूपाइज गवर्न दिल्ली ऑन मोहम्मद गौरीज ऑर्डर्स। 1194 में गौरी ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। बैटल ऑफ चंदावर अभी बताया था। मोहम्मद गौरी डिफीट्स द राजा ऑफ कन्नौज एंड टेक्स बनारस। हिज मिलिट्री सक्सेस आर फॉर्मिडेबल। 1204 गुरिद कॉन्कर्स नॉर्थ वेस्ट बंगाल। Muhammad Bakhtiar, a Ghurid general, establishes a base in north western Bengal। तो वहाँ नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल में भी मुस्लिम एम्पायर इस्टेब्लिश हुई। मोहम्मद बख्तियार ने वहाँ इस्टेब्लिश की। 1206 गौरी इज़ assassinated at Thatta। The death of Muhammad Gauri, who is assassinated back in Afghanistan, marks the breakup of the Ghurid kingdom। तो अब डेथ से गुरिद किंगडम ब्रेक हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफ इलबरी टर्क हैज सीज्ड दिल्ली एक्टिंग एज अ जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी। तो ये इलबरी ट्राइब से रिलेटेड था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जनरल के फॉर्म में मोहम्मद गौरी के काम करता रहा, स्लेव था। ही इनॉग्रेट्स द इलबरी डायनेस्टी दैट लेज द फाउंडेशन फॉर द दिल्ली सल्तनत। 1192 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करता है। ही बिगिंस टू बिल्ड द कुतुब मीनार एंड द कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इंडिया की पहली मस्जिद जो इंडिया में डेवलप की गई वो थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन वॉज अ जनरस किंग। तो जो कुतुब मीनार थी, ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके रिलीजियस गुरु थे एक
जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार उसने बनवानी शुरू की 1208 में, और 1210 में उसकी डेथ हो गई। 2 साल में केवल नीचे की 2 मंजिलें बनवा पाया था। फिर ऊपर की 3 मंजिलें उसके दामाद, उसके सन इन लॉ, नेक्स्ट रूलर इल्तुतमिश ने बनवाई। तो 5 स्टोरीज हैं कुतुब मीनार में। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। देखिए, जब 1210 में उसकी डेथ हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसका बेटा आराम शाह अगला रूलर बनाया गया। तो आराम शाह के रूलर बनने के बाद उसका जो सन इन लॉ था ये इल्तुतमिश, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी करने वाला और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। तो आराम शाह, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत आराम पसंद था, तो इसको मारना काफ़ी आसान भी था उसके लिए। तो इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी और खुद 1211 में दिल्ली पर कब्जा कर बैठा। तो ये इल्तुतमिश जो था शम्स बनी ट्राइब से बिलोंग करता था। इल्तुतमिश को अल्तमश भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। थर्ड एंड ग्रेटेस्ट दिल्ली सुल्तान ऑफ सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी, थर्ड था, मतलब आराम शाह बीच में था। इल्तुतमिश वॉज सोल्ड इनटू स्लेवरी but married the daughter of his master Qutbuddin Aibak, whom he succeeded in 1211. तो ये इल्तुतमिश जो था, जब जो दास गुलाम बेचे खरीदे जाते थे वहाँ पर बेचा जा रहा था, तो उसे ऐबक ने ख़रीद लिया और धीरे धीरे ऐबक की बेटी से ही इसने शादी कर ली और ऐबक का सन इन लॉ बन गया। ऐबक ने इसको बदायूं का सूबेदार बना दिया। वहाँ से इसने अपनी पावर गेन की और ऐबक की डेथ के बाद आराम शाह की हत्या करके खुद को दिल्ली का रूलर डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे इसका ऑरिजिन हुआ। इल्तुतमिश वॉज दी सेकेंड बिग रूलर ऑफ दी मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं स्लेव डायनेस्टी को। ही वॉज बेस्टोड अपॉन विद द टाइटल ऑफ सुल्तान बाय द कैलिफ ऑफ बगदाद। तो ये पहला सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसे सुल्तान का टाइटल दिया गया, और इसी टाइटल की वजह से इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और ये टाइटल दिया था बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को। ही सप्रेस्ड, और इसके बाद फिर जितने भी रूलर्स आए वो सब अपने आप को सुल्तान ही कहने लगे, और इसी वजह से ये दिल्ली सल्तनत कहलाने लगी। ही सप्रेस्ड रिबेलियंस टू स्ट्रेंथन द दिल्ली सल्तनत। तो इसने बहुत सारे विद्रोहों को समाप्त किया और सल्तनत को और ज़्यादा स्ट्रांग किया। यह है कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। ही इनिशिएटेड, अच्छा, लैंड रिफॉर्म सिस्टम में जैसे आपने सुना होगा जमींदारी सिस्टम या जागीरदारी सिस्टम, तो ऐसे सिस्टम आपने सुने हैं। तो आज से लगभग 1000 साल पहले जब दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, तो सबसे पहला लैंड रिफॉर्म सिस्टम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था इक्ता सिस्टम। लैंड रिफॉर्म सिस्टम था ये इक्ता सिस्टम। और इस इक्ता सिस्टम में एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को इक्ता डिक्लेयर कर दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा जो है एरिया इक्ता डिक्लेयर कर दिया गया, और इस इक्ता में एक किसान को मुक्ति कह दिया गया कि तुम जाकर के सबसे लगान वसूलो।
तो ये मुक्ति कहलाता था। और इसके बाहर की जो टेरिटरी थी जिसको एकता नहीं डिक्लेयर किया गया था, ये डायरेक्टली सुपरवाइज होती थी, कंट्रोल में थी सुल्तान के, और इसे नाम दिया गया था खालिसा। खालिसा। तो ये एकता और खालिसा सिस्टम डेवलप किया इल्तुतमिश ने, जो बहुत बाद तक चलता रहा इंडिया में। तो ये जो मुक्ति था इसे एकतादार भी कहा जाता था। इसके अलावा उसने चांदी का कॉइन इंट्रोड्यूस किया और इस चांदी के कॉइन को नाम दिया इसने टंका। ये टंका जो था 175 ग्राम का हुआ करता था। चांदी का जो कॉइन था ये टंका से इंट्रोड्यूस किया, और ब्रास का कॉइन भी इसने इंट्रोड्यूस किया। इस ब्रास कॉइन को नाम दिया जाता है जीतल। जीतल। He tried to strengthen the northwestern frontier to protect his empire from Mongol attacks. तो इसने कई बार मंगोल अटैक्स को इंडिया में आने से रोका है। He completed the construction of Qutub Minar and also built the mosque. इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासरुद्दीन महमूद की डेथ पर इंडिया का पहला टॉम्ब बनवाया दिल्ली में ही, और 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो गई। तो इल्तुतमिश की डेथ के बाद उसकी बेटी रज़िया सुल्तान थी। तो रज़िया सुल्तान वॉज द फर्स्ट लेडी हु बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये पहली इंडिया की महिला शासिका मानी जाती है, और इसे दिल्ली की जनता ने खुद चुना था कि यही हमारी लीडर होगी, यही हमारे सुल्तान होगी। तो इस वजह से ये सुल्तान बनी। शी वॉज द लेडी हु वॉज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बाय द पब्लिक ऑफ दिल्ली। अच्छा, इल्तुतमिश ने एक काम और किया था, और ये काम था उसने 40 टर्किश रूलर्स का 40 टर्किश रूलर्स बोलिए या पेट्रन्स बोलिए या नोबल्स बोलिए, नोबल्स ज़्यादा अच्छा लगता है, नोबल्स मतलब सामंत। 40 टर्किश नोबल्स थे, इनका ग्रुप बनाया और इस ग्रुप का नाम रखा तुर्कान चहलगानी, तुर्कान चहलगानी या चालीसा। और ये चालीसा उसने पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ उसकी टेरिटरी थी वहाँ वहाँ डिपोर्ट कर दिए, और वहाँ की इंफॉर्मेशन ये वहाँ इस तक पहुँचाने लगे। तो जब तक इल्तुतमिश जिंदा था तब तक तो बहुत अच्छा काम किया इस चालीसा ने, चहलगानी ने। फिर जब डेथ हो गई इल्तुतमिश की, तो धीरे धीरे यही 40 टर्किश नोबल किंग मेकर बनने लगे, और ये जिसको चाहते उसको रूलर बना देते, जिसको चाहते उसको हटा देते। सबसे बड़ी गलती इल्तुतमिश से यही हुई कि इसने ये चालीसा बनाई। तो रज़िया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बन गई 1236 में, लेकिन केवल 4 साल तक ही ये रूल कर पाई। और उसके पीछे रीज़न ये था कि ये जो चालीसा थी, 40 टर्किश नोबल्स, ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, और ये अपने ऊपर एक महिला का, एक लेडी का रूल कैसे डाइजेस्ट कर पाते। तो इसी वजह से ये रज़िया सुल्तान को हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी करने लगे, और उसी कॉन्स्पिरेसी में रज़िया सुल्तान की डेथ हो जाती है। शी वॉज द 5th मामलुक सुल्तान and also the only woman ruler during both the Sultanate and the Mughal period.
She was a great administrator. Razia tried to dress as a man in public, be it in court or in the battlefield. She rode horses and led her army. तो ये महिलाओं की जगह मर्दों के कपड़े पहन करके आती थी, हैट लगाती थी, कोट पहनती थी और घोड़े पर बैठकर चलती थी। तो ये सारे काम वही करती थी जो एक मैन किया करते थे। और ये बात ऑर्थोडॉक्स टर्किश रूलर्स चालीसा को अच्छी नहीं लगती थी। तो इसने बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किए, जैसे इसने अपने मिलिट्री में 4 नए पोस्ट बनाए, अमीर, मलिक, बख्शी, खान। जिसके पास 10 घोड़े होते थे वो अमीर कहलाता था, जिसके पास 100 घोड़े होते थे वो मलिक कहलाता था, जिसके पास 1000 घोड़े होते थे वो बख्शी कहलाता था, और जिसके पास 10,000 घोड़े होते थे वो खान कहलाता था। सबसे बड़ा पोस्ट खान का हुआ करता था। यही लेटर ईयर्स में जाकर के कास्ट बन जाती हैं। जैसे आजकल खान हैं, शाहरुख खान और सलमान खान, सैफ खान जो भी हैं, ये सब उस समय ये इनको तो पता भी नहीं होगा कि ये खान पोस्ट हुआ करती थी जो बाद में जाकर के कास्ट बन गई। तो इस तरीके से ये सब रज़िया सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया। एक एबिसीनियन नीग्रो को रज़िया सुल्तान ने अमीर ए आखूर बना दिया। अमीर ए आखूर, तो अमीर ए आखूर क्या होता है कि अस्तबल का अधिकारी, मतलब स्टेबल जहाँ घोड़े रहते हैं ना, स्टेबल ऑफिसर बना दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी क्योंकि उस समय सबसे बड़ी प्रॉपर्टी घोड़े थे। तो अमीर ए आखूर जब बना दिया तो ये बात तुर्कान चहलगानी ने पकड़ ली कि ये क्यों किया तुमने, ये एक फॉरेनर को इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट क्यों दे दी, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब इनसे निपटने के लिए रज़िया सुल्तान ने शादी की। भटिंडा पंजाब के रूलर अल्तुनिया से रज़िया ने निकाह कर लिया। तो अल्तुनिया से निकाह करके रज़िया वहीं भटिंडा रहने लगी। दिल्ली की पोस्ट खाली हो गई, तो यहाँ चालीसा ने रज़िया के भाई बहराम शाह को ही डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ द नेक्स्ट सुल्तान। तो ये बात रज़िया को बहुत बुरी लगी कि अभी तो मैं ज़िंदा हूँ और मेरे होते हुए ये कैसे हो सकता है कि वो सुल्तान हो जाए। तब फिर रज़िया भटिंडा से अल्तुनिया के साथ भटिंडा की फोर्स लेकर के आती है और अपने भाई, अब भाई क्या हाफ ब्रदर था वो, हाफ ब्रदर बहराम शाह से लड़ाई करती है। और बहराम शाह 1240 में रज़िया की हत्या कर देता है और इस तरीके से अब रज़िया का रूल ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट बहराम शाह का रूल स्टार्ट हो जाता है। She did not want herself to be addressed as Sultana because it meant a wife or a sultan, wife of a sultan। तो सुल्ताना कहलाना वो पसंद नहीं करती थी, इसीलिए सुल्तान कहलाती थी, रज़िया सुल्तान। Hence preferred being called as sultan। She established complete law and order under her rule। The Turkish nobles did not accept her as, वो तो सब हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। तो अब बहराम शाह जो था वो केवल नोबल्स जो थे 40 नोबल्स, चालीसा का ग़ुलाम था,
तो वो जैसा बोलते थे वैसा करता था। जब तक चालीसा का मन किया तब तक चालीसा ने बहराम शाह को रहने दिया, और फिर उसके बाद बहराम शाह को भी लात मार दी। हाँ, इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान के बीच में रुकनुद्दीन फ़िरोज़ बना, लेकिन रुकनुद्दीन फ़िरोज़ भी ऐसी नाम का था, तो दिल्ली की पब्लिक ने खुद रज़िया सुल्तान से कहा कि अब आप सुल्तान बनो। तब फिर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को हटा करके रज़िया सुल्तान बन जाती है। फिर उसके बाद बहराम शाह बनता है। बहराम शाह 1240 से 1242 तक रहता है, और फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आता है। नासिरुद्दीन महमूद भी केवल नाम का ही रूलर था, लेकिन उसने कम से कम 20 साल तो रूल किया ही किया, और इस नासिरुद्दीन महमूद का वज़ीर बनाया बलबन को। नासिरुद्दीन महमूद ने अपना वज़ीर बलबन को बनाया। तो पूरे 84 इयर्स के रूल में स्लेव डायनेस्टी के 40 इयर्स तक केवल एक ही नाम आता है, जिसका नाम है बलबन। तो इसीलिए स्लेव डायनेस्टी बलबन से ही रिप्रेजेंट की जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का बलबन। बलबन सीज्ड अब 40 इयर्स तक कैसे? देखिए, 1266 से लेकर के 86 कितने इयर्स हो गए? 20। और फिर नासिरुद्दीन महमूद के वज़ीर के रूप में भी तो वो 20 इयर्स तक काम करता रहा, तो 20 वो 20 40 इयर्स हो गए। तो इस तरीके से 40 इयर्स तक इसी का नाम आता है बस। बलबन सीज्ड पावर आफ्टर द डेथ ऑफ नासिरुद्दीन, the youngest son of Iltutmish. He realized the intrigues of Turkish nobles were the main cause of the weakness. जो टर्किश नोबल्स ना 40 लोग, वो समझ गया था बलबन जब तक वो वज़ीर था कि ये सबसे बड़े गले की हड्डी हैं, इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही वो रूलर बनता है, सबसे पहला काम यही करता है कि इस 40 टर्किश नोबल्स को, चालीसा को डिज़ोल्व करो। तो ये चालीसा को डिज़ोल्व करना इसका सबसे पहला काम था। तो बलबन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके उसने अपना एक्सपेंशन किया स्टेट का। कई बार मंगोलों से अपने स्टेट को बचाया भी। चालीसा को डिज़ोल्व करने के बाद उसके स्टेट में थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई थी। अब बलबन के बेटे की डेथ हो जाती है 1285 में, तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अगले ही साल उसकी भी डेथ हो जाती है 1286 में। और बलबन की डेथ के बाद उसका अगला बेटा कैकुबाद रूलर बनता है 1287 में। और 1287 में कैकुबाद जब रूलर बनता है तो केवल 3 साल तक रूल कर पाता है, क्योंकि उसको पैरालिसिस हो गया, वो इनकेपेबल हो गया और उसे हटा दिया गया। और इस तरीके से कैकुबाद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। और 1290 में स्लेव डायनेस्टी डिज़ोल्व हो गई। अच्छा, बलबन जो था उसने वो बहुत ज़्यादा धार्मिक भी था। उसने नौरोज़ नाम का एक पारसी फेस्टिवल था, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। बलबन ने
अपने आप को ईश्वर का भेजा हुआ दूत डिक्लेयर किया, क्योंकि वो जानता था कि ये इंडियंस तो हमारी नस्ल के हैं नहीं, हमें तो मानते नहीं हैं, तो अगर इन्हें अपने फेवर में करना है तो अपने आप को एक ईश्वर का अवतार डिक्लेयर करना होगा, डिवाइन इनकारनेशन डिक्लेयर करना होगा। और इसीलिए बलबन ने अपने आप को डिवाइन इनकारनेशन डिक्लेयर कर दिया। और अब बलबन के बाद कुछ ऐसा बचा नहीं, तो आज हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी डिस्कस की। अब नेक्स्ट टर्न पर आगे की जो डायनेस्टीज़ हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।